अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी के टॉपिक को। इनफर्टिलिटी जो कि हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है। आज की इस वीडियो में इसको डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल। इनफर्टिलिटी क्या है? इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, यानी शादी होने के बाद जो है वो बेबी कंसीव ना कर सके। अक्सर सुनते होंगे ना, शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, बच्चा पैदा ना हो सके। अब ऐसा ना हो कि शादी को 2 महीने हो गए, वो औलाद नहीं हो रही, आप बोलो यार इनफर्टिलिटी हो गया। नहीं भाई, क्या है इसकी डेफिनेशन? इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी उनके दरमियान जो है वो मेटिंग का प्रोसेस हो रहा हो और पूरे 1 साल। अब एक होता है प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के अंदर कोई दवाई, मेडिसन, कोई भी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोटेक्टेड कहलाता है। यहाँ बात हो रही है अनप्रोटेक्टेड, यानी किसी भी प्रोटेक्शन यानी कोई भी दवाई वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, अनप्रोटेक्टेड है और 1 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो गया है और फिर भी बेबी नहीं हो रही, तो वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आएगा। इट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल। अब इनफर्टिलिटी की वजूहत जो है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो होगा वो मेल इनफर्टिलिटी को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आइए, मेल के अंदर क्या क्या इनफर्टिलिटी की होगी और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फीमेल की इनफर्टिलिटी के कॉजेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल के अंदर बात करेंगे एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन। स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन इनकी प्रोडक्शन जो है वो एबनॉर्मल है, उनके फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल है। A microscopic examination of the semen is typically used to determine sperm quantity, concentration, motility and morphology. अब इसमें होता है, अगर इनफर्टिलिटी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है उसे कहते हैं सीमेन। उसकी माइक्रोस्कोपिकली क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है उसकी स्पर्म की क्वांटिटी। भाई स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है, उसकी स्पर्म की कंसंट्रेशन कितनी है, भाई नॉर्मल के मुकाबले में कितनी होनी चाहिए, मोटिलिटी, स्पर्म किस तरह हरकत कर रहे हैं और इस स्पर्म की शेप होनी किस तरह होनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक मेच्योर स्पर्म की हमने डायग्राम बनाई थी, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी, हरकत देखेंगे, उसकी शक्ल देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे और उसकी कंसंट्रेशन नोट की जाएगी। अब जो वो स्पर्म काउंट की हम बात करेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म इन द एजुकुलेट इज नोन एज द स्पर्म काउंट विच कैन बी वेरी ग्रेटली। अब जो वो एक मरतबा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो इजेकुलेट होता है, खारिज होता है मेल से, उसके अंदर जो भी स्पर्म की क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं स्पर्म काउंट, विच कैन वेरी ग्रेटली। वो क्या हो सकती है, उसकी वेरिएशन हो सकती है इसमें। अब ओलिगोस्पर्मिया क्या कहते हैं? इट इज अ कॉमन नेम फॉर लो स्पर्म काउंट। भाई लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट जितने होने चाहिए उसके मुकाबले में अगर कम है तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। द नंबर ऑफ स्पर्म बिलो 20 मिलियन आर टिपिकली रिगार्डेड एज लो। 20 मिलियन यानी एक मरतबा इजेकुलेशन के नतीजे में जो मेल से रिप्रोडक्टिव फ्लूइड निकलता है जिसे सीमेन कहते हैं, उसके अंदर जो स्पर्म की जो तादाद है वो क्या हो, 20 मिलियन से कम हो, यानी 2 करोड़ से अगर कम होती है, 2 करोड़ से कम स्पर्म होंगे तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। एजूस्पर्मिया क्या होगा? अ डिजीज नोन एज azoospermia which can result in a complete lack of spermatozoa in the ejaculate can sometime be the cause of male infertility। कभी कभार क्या होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है मेल की बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, एजोस्पर्मिया, यानी स्पर्म जो है वो क्या होता है, विच रिजल्ट इन अ कंप्लीट लैक ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ होते ही नहीं है इन द एजाकुलेट, जो फ्लूइड निकल रहा होता है उसके अंदर जो है वो स्पर्म होते ही नहीं है। कैन समटाइम बी द कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, जो कि मेल इनफर्टिलिटी की कॉज हो सकती है। पहली वजूहत। अब पहली वजूहत जो थी वो स्पर्म से रिलेटेड थी। भाई स्पर्म के जो है वो तादाद में, क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन में, मॉर्फोलॉजी में, मोटिलिटी में, इनमें मसला। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। हो सकता है कि ये जो सीमेन का जो एग्जामिनेशन किया गया है ये बिल्कुल नॉर्मल हो। तो दूसरा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स विद इजेकुलेशन। Problem with ejaculation such as retrograde ejaculation, semen entering the bladder instead of being expelled, or erectile dysfunction can result in infertility।
अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं यहाँ जो है वो डायग्राम बताता हूँ आपको। ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी, यहाँ था इजेकुलेटिंग डक्ट। ये इजेकुलेटिंग डक्ट जो होता है वो क्या करता है, इस रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को बाहर रिलीज करवाएगा, बाहर रिलीज करेगा। लेकिन अब जो है वो इजेकुलेटिंग डक्ट जो है क्या है, देखो भाई टेस्टिस ने स्पर्म बिल्कुल सही प्रोड्यूस किए, ये स्पर्म वास डिफरेंस से क्या हो गए, आगे यहाँ तक पहुंच भी गए बिल्कुल सही। लेकिन ये इजेकुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, इजेकुलेटिंग डक्ट सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जैसे ही स्पर्म को रिलीज करने की बारी आती है ना, तो स्पर्म जो है वो यहाँ आगे रिलीज होने के बजाय, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होने के बजाय ये क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो बैक पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो रहे हैं, लीक आउट हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म आगे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसकी प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सही थी, लेकिन प्रॉब्लम था इजेकुलेशन में। या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये इसको अगर बात करते हैं, पेनिस जो है जिसको हार्ड होना चाहिए ताकि जिसके थ्रू जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म ट्रांसफर कर सके, इसके इजेकुलेशन में क्या आ रहा है, इसके इरेक्टाइल में जो है वो ये हार्ड ही नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ हमने कहा प्रॉब्लम विद इजेकुलेशन सच एज रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, भाई सीमेन जो है वो ब्लैडर में रिलीज हो रहा है इंस्टीड ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड, बाहर रिलीज होने के बजाय। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें पेनिस की जो है वो इरेक्शन जिसको हार्ड होना चाहिए था वो सही से नहीं हो रहा, वो भी इनफर्टिलिटी की एक वजह हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे, ब्लॉकेज इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक सच एज कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस और स्कैरिंग फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन और सर्जरीज कैन प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या था, आइए दोबारा डायग्राम से बताते हैं कि भाई हुआ क्या था कि स्पर्म की प्रोडक्शन यहाँ हो रही है, एपिडाइडिमिस के अंदर स्टोर हो रहे हैं, एपिडाइडिमिस के बाद जो है वो यहाँ से इसको चलना है वास डेफरेंस से होते हुए यहाँ तक पहुँचना था, और यहाँ से यूरेथ्रा में यूरिनोजेनिटल डक्ट में आते थे ना। तो अब ये वो वास डेफरेंस, पैदाइशी तौर पर वास डेफरेंस की डेवलपमेंट ही सही नहीं है, दोनों साइड की वास डिफरेंस जो है वो उसकी जो है वो डेवलपमेंट सही नहीं है। यहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन वगैरह बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन वास डिफरेंस ही इसको यहाँ तक लाएगा ना कि वास डिफरेंस सही से नहीं बना हुआ। दूसरी वजह क्या है, कोई सर्जरी हुई थी, सर्जरी की वजह से ये क्या हो गया, वास डिफरेंस डैमेज हो गया, या वहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ था जिसने इसका क्या किया है, रास्ता क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये क्या है वजह, जैसे हर्निया होती है ना, इंग्वाइनल हर्निया की, हम जो जनरल सर्जरी वाले हैं, इंग्वाइनल हर्निया की जो हम सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी के अंदर जो है वो मेन टारगेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, वास डेफरेंस को बचाना, क्योंकि ये पूरी स्पर्मेटिक कोड होती है जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की जो सर्जरी होती है उसमें उसके हर्नियल सेक को हमसे अलग करते हैं। तो इसमें हमें मेन फोकस जो सर्जन का होता है वो किस पे होता है कि भाई वास डेफरेंस को क्लियरली क्या किया जाए, क्लियरली जो है वो स्पर्मेटिक कोड से क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। तो ये हमारे पास था, ये वास डेफरेंस है। तो ये वास डिफरेंस अगर रप्चर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी होगी। तो यहाँ हमने कहा ब्लॉकेज इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक सच एज कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस पैदाइशी तौर पे ना हो, और स्केरिंग फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जाए या सर्जरी की वजह से हो जाए, कैन प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म की ट्रांसपोर्ट को रोक सकती है। और फाइनली नंबर 4, लाइफस्टाइल फैक्टर। सर्टेन लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन कंट्रीब्यूट टू मेल इनफर्टिलिटी, कुछ इंसानों की जो मेल की जो लाइफस्टाइल होती है वो भी इनफर्टिलिटी की वजह बन सकती है, इंक्लूडिंग एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की वजह से हो सकती है, ड्रग यूज़, कोई भी ड्रग नशे वाली दवाई इस्तेमाल कर रहा है हो सकता है, ओबेसिटी मोटापा जो है इससे हो सकता है, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, इन्वायरमेंटल में कोई केमिकल्स हैं, कोई रेडिएशन है, वो टॉक्सिन हो सकता, वो प्रॉब्लम कर सकता है, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर याद हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि स्कोटम का काम होता है टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में लो टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और उसी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पर क्या होती है, उसी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो यहाँ इसमें हमने कहा कि अगर हाई टेम्परेचर ले रहा है, इसमें क्या होता है, सोना बाथ या हॉट ट्यूब बाथ, एक होता है ना गर्म टब बना होता है, इसमें जो वो अमीर लोग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि दुबई की और वीडियो आती है इसमें गर्म पानी में बैठे हुए, तो ये लंबे टाइम तक अगर किसी को आदत है रोज़ाना ये हाई टेम्परेचर वगैरह पे एक्सपोजर का, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के हवाले से की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर
11। 4 की पॉइंट्स आपसे पूछेंगे। डैश इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, वो भाई वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पाते। डैश इज द कॉमन नेम फॉर लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट के लिए कॉमन नेम क्या है। द नंबर ऑफ स्पर्म काउंट सॉरी बिलो 20 मिलियन आर टिपिकली रिगार्डेड एज, 20 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट कम होंगे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। इन डैश इजेकुलेशन सीमेन एंटरिंग द ब्लैडर इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड आउट, वो कौन सा इजेकुलेशन कहलाता है जिसमें रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो होता है वो ब्लैडर में जो है वो एक्सपेल्ड होता है बनिस्बत किसके, ब्लैडर में एक्सपेल्ड होता है बनिस्बत बॉडी से बाहर रिलीज होने के बजाय यूरिनरी ब्लैडर में जाके एक्सपेल्ड होता है। तो 1 2 3 4 4 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।